हेलो दोस्तों, आईआर के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम आईआर के कुछ सभी टॉपिक पे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले भी आईआर के हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। आप इस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इनमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में आपके सीधे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। जब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम ना एक मास्टर वीडियो लाएँगे और उसमें आपके ना सभी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे उसको हम डिस्कस कर देंगे ताकि रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है इसमें स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दिया गया है। आपको पता है फ़िलिस्तीन जो है 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको सेपरेट स्टेट के रूप में स्वीकार किया था। इसकी नींव रखी गई थी उसी टाइम में इज़राइल से के बगल में। और पहले से ही इसमें जो पीएलओ है, फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हमेशा से। टू स्टेट सॉल्यूशन दोस्त पूछता भी है, टू स्टेट सॉल्यूशन, टू स्टेट पॉलिसी प्रीलिम्स में कई बार पूछे भी गए हैं उससे संबंधित चीज़ें। और आजकल पता है कि ये फ़िलिस्तीन, इज़राइल, गाज़ा ये सब काफ़ी चर्चा में है, तो इससे प्रश्न बन सकते हैं। ये 3 देश आप याद रखिएगा, ये अभी मान्यता दिया है। इसके पहले 1974 में भारत फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन जो पीएलओ है, उसको एक इसके साथ-साथ ही 1988 में भारत द्वारा फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान की गई थी और यह ऐसा करने वाले अग्रणी देशों में शामिल हो गया था, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये एक टू स्टेट पॉलिसी है, किससे संबंधित है? फ़िलिस्तीन और इज़राइल से। ये आपको याद रखना है, कब इसको सेपरेट मान्यता दिया गया? 1948 में, ये आपको याद रखना है और भारत 1988 में इसको सेपरेट दर्जा दिया गया था। ये आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश जो है, जापान तथा दक्षिण कोरिया द्वारा इसे एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। ये चीज़ आपको याद रखा जाएगा। 4 4 देशों के नाम दे दिया जाएगा, उसमें कह देगा कि निम्नलिखित से कौन फ़िलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान किया हुआ है या करता है। तो ये सारे देश दिए जाएँगे और उसमें यूएसए भी डाल दिया जाएगा, कनाडा डाल दिया जाएगा, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त, जिसमें कहा जाता है कि 1996 में भारत ने गाज़ा शहर में फ़िलिस्तीन के लिए एक अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला था, जिसे 2003 में रामल्ला में स्थापित कर दिया गया था। सीधे प्रश्न ये बना जा सकता है कि रामल्ला कहाँ स्थित है, ठीक है? अगला आर्टिकल हमारा है चाबहार बंदरगाह के बारे में। अभी भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है इसके यूज़ को लेकर, वो हम देख लेते हैं। इसका लोकेशन पहले देख लीजिए, ये चाबहार पोर्ट है और ये इसका लोकेशन कहाँ पे है? आपका ईरान में है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे है। अभी इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइज़ेशन के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत ना 10 साल का एक अनुबंध हुआ है दोनों देशों के बीच, इसके उपयोग को लेकर। तो ये आपको याद रखना है, इसका लोकेशन याद रखना है आपको। 2016 के आरंभिक समझौते की जगह ये लेगा, 2016 में जो समझौता हुआ था शुरू-शुरू में, जिसमें चाबहार बंदरगाह में शाहिद बहेश्ती टर्मिनल पर भारत के संचालन को शामिल किया गया था तथा उसे वार्षिक आधार पर नवीकृत किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ और फैक्ट है जो देख लीजिए। चाबहार बंदर पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, इसका जो लोकेशन है। चाबहार महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व वाला एक गहरे पानी वाला बंदरगाह, यही एक पूछ देगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है यूरोप का एआई कन्वेंशन। आपको यही सीधे पूछ देगा कि हाल में किसने एआई पर कन्वेंशन कंडक्ट किया है, तो आपको ये काउंसिल ऑफ यूरोप बताना है। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है? ये 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें यूरोपीय संघ के देशों के साथ-साथ उसके अलावा जापान है, यूएसए है, साथ ही साथ 46 और सदस्य देश हैं और इनका जो उद्देश्य है दोस्तों, यूरोप में मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन को कायम रखना है। यही काउंसिल ऑफ यूरोप है। इनका जो मूल उद्देश्य है इन कन्वेंशन का, उसमें कहा जाता है कि एआई के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या उनका जो दुरुपयोग होने की संभावना है या हो रही है, इसी को कम करना है, उसी पे को कंट्रोल करना है। एआई के जो डेफिनेशन को ये अपनाया है ये काउंसिल ऑफ यूरोप ने, ये जो ईयू एआई एक्ट है उनके अनुसार है और ओईसीडी जो है उनके अनुसार है। ओईसीडी क्या है? आपको सबको पता हो है कि ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है ओईसीडी। इनकी स्थापना 1961 में हुआ था, ठीक है? और इसमें लगभग 35 देश है।
एआई पर जो ये कन्वेंशन हुआ है, ये एक तरह से पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये पूछा जा सकता है कि चूँकि इस तरह की नई पहल है ये, तो ये संभव है कि पूछेगा। अगला जो हमारा आर्टिकल है, आतंकवाद रोधी ट्रस्ट फंड में भारत का योगदान है। अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी जो प्रतिनिधि है, राजदूत है, रुचिका कंबोज। दोस्तों ये नाम सब याद रखिए, ये सब पूछा जाता है इस तरह से, ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी कार्यालय के अवर महासचिव, ये भी याद रखिएगा सचिन को, व्लादिमीर वोरोकोव को यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में सीटीटीएफ में लगभग $5 लाख का स्वैच्छिक वित्तीय अंशदान सौंपा है। तो ये फंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इस तरह चीज़ों को भी कंडक्ट कर लिया जाता है, तो ये आपको ये नाम याद रखना है। इस तरह के कई सारे जो काउंटर टेररिस्ट फंड को काउंटर करता है, उसके लिए काफ़ी सारा संस्थाएँ काम करती है, जो देख लीजिए। और ये एक चीज़ याद रखिए, जो सीटीटीएफ है, यूएन काउंटर टेररिस्ट फंड जो है, ये 2017 में ना इसका नाम बदल कर दिया गया है यूएनसीटी। इसका मतलब ये है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। ये आप याद रखिएगा। अगर इस तरह से देखिए, पिछली बार पूछा गया था कि डब्ल्यूटीओ का जो है ना वो पहले क्या था, तो इस तरह से ये सारा चीज़ पूछा जा सकता है। तो इस इन चीज़ों के लिए याद रखिए। आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी नीति भी तैयार करता है, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, FATF का गठन भी किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाली एक संस्था है, और भारत भी इसका सदस्य है, ये याद रखिएगा। ये सीधे पूछा जा सकता है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं। अगला आर्टिकल हमारा इंटरपोल के बारे में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए संभव है ये पूछा जा सकता है। इसमें हम देखते हैं कि इंटरपोल क्या है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसको इंटरपोल कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन में है, और ये वैश्विक स्तर पर पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है सभी देशों के लिए। हाल में भारत के एक जो अपराधी थे वो जर्मनी चले गए थे, उन्हीं के संदर्भ में ये चर्चा में रहा था। तो ये कई तरह के ना एक तरह से नोटिस जारी करता है इंटरपोल। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस है, और इसके साथ-साथ 6 और नोटिस जारी करता है, उसको देख लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट है कि पेयर में पूछा जा सकता है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस का क्या मतलब होता है, रेड का क्या होता है, ग्रीन का क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। रेड नोटिस जो होता है दोस्त, वो प्रत्यर्पण के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर भारत है, यहाँ के कोई अपराधी बाहर दूसरे देश भाग जाते हैं, तो इसी नोटिस के ज़रिए इंटरपोल उसको प्रत्यर्पण करता है। तो इसका येलो एक नोटिस होता है, इसमें लापता व्यक्तियों, जो अक्सर जो ट्रैफिकिंग होता है, अक्सर नाबालिगों या खुद को पहचानने में असमर्थ व्यक्तियों की पहचान में सहायता ये करता है, एक तरह से पहचान से संबंधित है। उसके बाद एक ब्लैक नोटिस होता है, इसमें अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे जिसका कोई जो मर गया, कोई कुछ हो जाता है, उसके कोई गार्जियन नहीं होते हैं, तो उससे संबंधित है। उसके बाद एक ग्रीन नोटिस है, ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा जो चीज़ को माना जाता है, उसके लिए निकाला जाता है। ब्लू नोटिस होता है आपराधिक गतिविधि में संलग्न व्यक्तियों का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया जाता है, उसकी पहचान करने के लिए। एक ऑरेंज नोटिस होता है, इसमें किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आशंक खतरे के बारे में अधिकारियों को सचेत करना होता है। इन चीज़ों से या यहाँ से आपको खतरा हो सकता है, इसलिए आपको पहले एक्टिव हो जाना है उन चीज़ों को रोकने के लिए। वो है पर्पल नोटिस, ये अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली तौर तरीके हो गए हैं, प्रक्रिया, वस्तु, उपकरणों या छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस तरह इंटरपोल का जो सबसे बड़ा शासी निकाय होता है, वो उसको महासभा बोला जाता है। इसके जो मेंबर अभी है, लगभग 196 देश इसके सदस्य हैं, और भारत भी इसका सदस्य है, ये आप याद रखिए। भारत सहित इसके 196 सदस्य देश हैं, ये आपको याद रखना है। और ये 4 तरह के एक तरह से मूल काम करते हैं जो इंटरपोल है, जैसे कि आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध, वित्तीय अपराध एवं भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई को ये अंजाम देता है। तो दोस्तों इंटरपोल के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखना है, और ये ब्लू नोटिस या ग्रीन नोटिस जो भी है, वो आप याद रखिएगा। पॉसिबल है कि ये ना इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चर्चा में रहा था। अगला आर्टिकल हमारा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो यही एक याद रखना है, चौथा जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था, तो वियना में हुआ था, और वियना में ही इसका मुख्यालय भी है। ये इसके जो मेन थीम थे, ये आप देख लीजिए, शेपिंग द फ्यूचर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिए कि पूछ देगा शेपिंग द फ्यूचर किसका थीम है। वर्तमान में 178 इसके सदस्य देश हैं, और आपको ये पता होगा 2005 में आईएई को ही नोबेल पुरस्कार मिला था। स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर वैश्विक शांति हेतु परमाणु संगठन के रूप में की गई थी। यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है,
और इसका जो मूल उद्देश्य है वो है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। तो आपको यही 3-4 पॉइंट याद रखने हैं और इसी से प्रश्न संभवतया बनेंगे। अगला आर्टिकल हमारा है नेपाल और भारत के बीच एक सीमा विवाद सामने आया है। हाल में क्या हुआ है, नेपाल सरकार ने 100 रुपये के नोट पे जो लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपने उसमें दिखाया है। आपको पता होगा कि ये जो तीनों पॉइंट है वो कहाँ पे है, ये भारत के उत्तराखंड में है। ये याद रखिए, ये संभवतः पूछा जा सकता है। तो इसी को क्या किया नेपाल ने अपने करेंसी पे दिखा दिया है, तो विवाद का जड़ यही है। एक चीज़ और है दोस्तों कि जो भारत और नेपाल के बीच सीमा का जो मामला है वो सगोली संधि 1816 का है, जिसके तहत काली नदी को भारत और नेपाल के साथ पश्चिमी सीमा को निर्धारित किया गया था। ये याद रखिएगा, सगोली संधि कब है, 1816 का, और किसके बीच है, नेपाल और भारत के बीच सीमा का निर्धारण करता है इसी सगोली से। तो इसका संबंध किससे है, ये आपको याद रखना है। ये जो काला पानी है ये पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड के, और वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। और ये काला पानी का जो नाम है वो काली नदी के नाम पर रखा गया है। नेपाल में इस नदी को महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। जितना हमारे भारत में गंगा की प्राथमिकता है, उसका महत्व है, उसी तरह उस नदी का नेपाल में महत्व है। धारचूला और लिपुलेख कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा कुछ लोकेशन है, 2 लोकेशन है, उसको देख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे प्रश्न बन सकते हैं। इजरायली रक्षा बलों का रफा शहर में अभियान, जो राफा शहर है यही प्रश्न बन जाएंगे कि रफा शहर कहाँ पे है। देख लीजिए, यहाँ पे इसका लोकेशन है और ये गाजा में है। रफा शहर से ही जो अभी हमास का संचालन होता है, हमास रॉकेट वगैरह दाग रहा है इजराइल पे, तो यहीं से वो इस गतिविधि का संचालन कर रहा है। इसीलिए इजरायली के रक्षा बल जो है इस पे अपना सैनिक अभियान चला रहा है। एक और चीज़ है यहाँ पे, मिस्र और इजराइल के बीच एक संधि हुई थी 1979 में, जिसमें शांति संधि को निलंबित करने की बात की गई है। और कतर और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी इजराइल के इस निर्णय को गलत बताया है। यूएसए ने भी इसको गलत बताया है। तो इस तरह से चीज़ें, तो रफ़ा शहर का देखिए, रफ़ा शहर का जो बाउंड्री है वो कहाँ से मिलता है, ये आपको मिस्र से मिलता है, ये आपको याद रखना है। रफ़ा शहर जो है मिस्र के साथ गाज़ा पट्टी के दक्षिणी सीमा पर स्थित है और ये उसके साथ सीमा बनाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रफ़ा की जो वर्तमान आबादी है 1.4 मिलियन से अधिक है, इसलिए उनकी सुरक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। दारफुर संकट है, ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अभी संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दिया था कि सूडान के दारफुर में भूखमरी की संकट है। देखिए, यही पॉइंट दोस्त बन जाएगा कि हाल में भूखमरी से किन देशों में एक आपातकाल तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो हमको सूडान याद रखना है। वहाँ के लोगों में ऐसी स्थिति हो गई है भूखमरी को लेकर, खाना को लेकर, कि वो लोग घास, मूँगफली, छिलके इस तरह से चीज़ें खा रहे हैं, उसके छिलके से बनी हुई रोटी खा रहे हैं पका। ये दारफुर जो है ये सूडान का एक पश्चिमी हिस्सा है और इसकी सीमा दक्षिण-पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड तथा उत्तर-पश्चिम में लीबिया से भी मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। सिंपल ये याद रखना है, दारफुर संकट का संबंध कहाँ से है, तो सूडान से है। तो दोस्तों, हमने आज के सेशन में इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप कि इसमें से 1-2 प्रश्न बनने की संभावना है। लोकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ जो एक हम मास्टर वीडियो लाएँगे उसमें हम आईआर का अलग से और साइंस टेक का अलग से होगा और वो आपको कंप्लीट रिवीजन वहाँ से मिल जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप अगर 17th 1 के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो पर्सनली हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको सभी तरह के जो गाइडलाइन है आपको मिल जाएँगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद आप सब।